और क्या हाल चाल है आपके? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बहुत बढ़िया, मस्त, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जोरदार। आप सुनाओ, क्या हाल है आपके? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। भूले बिसरे बच्चे आज दिख रहे हैं भटकते हुए। जय बजरंग। जैकेट पहनने वाली हवाएं चल रही है दिल्ली में, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बड़ी खतरनाक हवाएं चल रही है। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप सब? मजे आ रहे हैं जीवन के? जहरीली जहरीली हवाएं, ये भी ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम, बहुत बढ़िया जी, मजे में जी। नई गाड़ी लूं, ले लो भैया, क्या दिक्कत है? किसने मना किया है गाड़ी लेने को? मैंने गाड़ी ली है? नहीं नहीं, मैंने कहाँ ली थी गाड़ी। आज आपने पूजा की, हाँ सही। देखो आंटी ठीक है आपकी, माता जी? नहीं, एक्चुअली मम्मी आप आए हुए तो मैंने 6 से 8 के समय फ्री था, मैंने कहा चलिए डैडी मंदिर जाते हैं। ओहो, रितेश भाई आप भी घूम रहे हो? चलो ये भी ठीक है, आज ही आया। ओहो, कैसे काटे आपने 2 महीने? मौज मस्ती बाहर ले रहे हो, खुश रहो, डामाडोल। कह रहे हो होटल सब आपके ही है? हाँ हाँ, सब विरासत में छोड़ के गए, डामाडोल। एग्जाम फॉर्म भर दिया, चलो मस्त, आग लगा दो, टेंशन ना। आज खूब भीड़ है भाई, यहाँ हवा चल रही है खतरनाक आज। ओके पुरुष की नजरें, आपका कमेंट भी देख लिया मैंने। गुड इवनिंग शहनाज भाई, मजे आ रहे जीवन के? ग्रुप 2 का पता नहीं है, रिजल्ट जब आए तब एग्जाम फॉर्म फिल आएगा रिजल्ट, बस 3-4 दिन में आने वाला है। 56 प्रिंट होकर लग रहा है आ गया है, आने वाला कल तक। 44 कल प्रिंटिंग में आएगा, जब दोनों आएगा तभी बताऊंगा 56-44 की आपको, कि जो आप सही लगे वो ले लेना। अरे खन्ना जी कहाँ भूल गए, अभी तो आपसे ऑर्डर करवानी है अमृतसर से चीजें, आप कहाँ लगे हो अभी? आज पूरी क्लास करूंगा, बहुत दिन हो गए। ये भी ठीक है, करो भाई क्लास करो। बोलो भाई माउंटेन ड्यू। एक बात है, 2 दिन जब क्लास नहीं होती, बच्चे तीसरे दिन भाई साहब ऐसे भाग होते हैं, भाग के दीवार भिड़ रहे, यहाँ भिड़ रहे, मतलब लिखना है बस, कोई भी कुछ भी लिख रहा है, कोई भी इंसान कुछ भी लिख रहा है। अरे रोहित शेड्यूल हो गई थी भाई, कोई भी कुछ भी लिख रहा है, मतलब लिखना है बस। ये भी ठीक है। लखन बेटा क्या जर्मन लिख रहा है क्या? मम्मी अपने बच्चों को कहती है चांद का टुकड़ा, सुंदर है बाबा जी का मुखड़ा, पागल नहीं हो गया? माउंटेन ड्यू कैसी बातें कर रहा है? जी भाई, मुझे मैसेज कर दिया करो, जिसने भी इंस्टा में रिक्वेस्ट भेजी हो, बस एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, सर ऑडिट बैच में ऐड कर लूंगा। ठीक है, चलिए जी। इंटरनल कंट्रोल पे पिछली 2 क्लास से चर्चाएं कर रहे थे, सही बात। इंटरनल कंट्रोल पे पिछली 2 क्लास से चर्चा कर रहे थे, ठीक है। एक क्लास में रिस्क को पढ़ा था कि रिस्क ऑडिट रिस्क क्या होता है, रिस्क के 3 कंपोनेंट होते हैं, आईआर, सीआर और डीआर, और उनके आपस में रिलेशनशिप पड़ी थी, जो कि काफी इन्वर्स की बाद में जाकर पता चला। फिर ये पढ़ा था कि ग्रेटर रिस्क भी 2 सिचुएशन में होते हैं, और रिस्क भी 2 लेवल पे होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क और सोशल लेवल पे। ये तो हमने बात की थी पहले लेक्चर में। अब जब दूसरे लेक्चर पे पहुंचते हैं, दूसरे लेक्चर में पता चलता है इंटरनल कंट्रोल के फीचर क्या है। फिर हमने पता लगाया कि इंटरनल कंट्रोल 2 तरह के होंगे, मैनुअल और ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड में हमने पढ़े थे फीचर, एडवांटेज और लिमिटेशंस, रिस्क मतलब कह सकते हैं आप। तो ये 3 चीजें पढ़ी, उसके ऊपर आपने मुझे पढ़ाने नहीं दिया, मेरा दिमाग हो गया था खराब, उसका बदला मैं आज लूंगा, पूरा एकदम भरपूर पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो मैंने भी 2 दिन से आपको पढ़ाया नहीं, मैं भी भला पढ़ाऊं अंदर से, पढ़ा निकले, टेंशन ना लो। अच्छा एक और चीज तो पढ़ाई थी यार, कंट्रोल रिलेवेंट इन ऑडिट। हाँ याद आ गया। देखो जी बच्चों, हाँ बच्चों, पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, ये तो पढ़ लिया था। नहीं कल टेस्ट नहीं हुआ था, होगा टेस्ट थोड़ा, ठीक है, समय के शॉर्टेज के चलते। दूसरा मैंने पढ़ा था कंट्रोल रिलेवेंट इन ऑडिट, कंट्रोल रिलेवेंट इन ऑडिट। आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये पढ़ेंगे आज। कुछ दिख नहीं रहा सर? देखिए बेटा, देखिए, नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, फिर पढ़ेंगे कंपोनेंट। इनका एक फैमिली ट्री बना के दोगे? हाँ दे देंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ थोड़ी बहुत बातें करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपको बड़ा कंसेप्ट उठाऊं, जिसमें थोड़ा मजा आए जीवन का। बाकी सब तो ब्रह्मांड संसार चल ही रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल के एस्पेक्ट में 4 बातें आपने पढ़ी थी। क्या हो गया मंजू आपको? बाबा टीका काय बता दो बच्चों को, एक बात है जानना सब इनको, ये बाबा को रिलेशनशिप में मान के चल रहे हैं अपने साथ, ठीक है, इनको सब चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। अरे मंगलवार का है, पिताजी आए हुए हैं माता जी साथ में, तो मैंने कहा चलो पिताजी को जाना होता है, मैं भी चला गया इसी बहाने। पिताजी भी शॉक हो गए, बोले आज कहाँ से चले गए मंदिर में? नहीं चलते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो जी, आज फोकस, ठीक है बच्चों। पहला नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक तो हमने पढ़ लिया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हमने कंट्रोल रिलेवेंट इन ऑडिट भी पढ़ा था। अभी मेरा शो नहीं करना बिल्कुल भी, वर्चुअल पिटाई हो गया भाई, क्या लिखवा रहे हो? रिलेवेंस, कंट्रोल्स रिलेवेंट इन ऑडिट, ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। मैं एक फैमिली ट्री बना के दे रहा हूं, लिखूंगा, कुछ नहीं ट्री बताता हूं आपको, कभी कंफ्यूजन पैदा हो उसके लिए फैमिली ट्री समझो। इंटरनल कंट्रोल का परिवार का चार्ट बनाएंगे बच्चों, अंति संति को बाप बेटा पोता सब बना देंगे यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अरे पताशा खाओ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, सब बताते आपको, ठीक है। कंपोनेंट भाई देखो, नेचर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये सब पढ़ा था हमने। देखो बेटा मस्ती मत करो, सबको कह रहा हूं, ठीक है। नेचर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है बच्चों, कि क्या फीचर्स हैं, कितने तरह के कंट्रोल है, इस पे बात की थी। रेलेवेंट के अंदर बताया था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड है वो रेलेवेंट है, जो फाइनेंशियल से कनेक्टेड नहीं वो रेलेवेंट नहीं। लेकिन लॉ जब बोलेगा तो नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल को रेलेवेंट मानेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं किया है,
कंपोनेंट भी नहीं किया, पहले कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, कुछ ढंग का पढ़ाऊंगा तभी तो बात बनेगी, ठीक है, तभी तो बात बनेगी जी। कंपोनेंट के भी सब पॉइंट है। हाँ, इंटरनल कंट्रोल है दादा, है कंपोनेंट है उसका बेटा हूं, और कंपोनेंट कितने बच्चे हैं? 5 हैं, 5 बच्चे हैं कंपोनेंट के, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। इंटरनल कंट्रोल है दादा, इसका बेटा कंपोनेंट, कंपोनेंट के 5 बच्चे, ठीक है। आज जब क्लास खत्म हो तो ऐसे बोलना, कंपोनेंट के 5 बच्चे, कंपोनेंट के 5 बच्चे, बोलो जरा कौन से बच्चे, तो खुद ही नहीं आते, खुद ही पढ़ लो पहले फिर पूछना, ठीक है भाई। अब लग रही है गर्मी, 1 मिनट लगा, चलो अब कोई दिक्कत नहीं, जीवन में कोई समस्या नहीं। दीपू कह रहा है मेरे 5 बच्चे, पहले खुद तो बड़ा हो जा, चलो। एक दिन याद है कुछ दिनों पहले की बात थी, आप मुझे पढ़ाने नहीं जैसे तो मैंने 1 घंटे चैट बंद कर दी थी, उसका सीरियल देखोगे आज? सीरियल देखोगे उसका? तो चुप रहो, अब बिल्कुल चुप, अब बिल्कुल मस्ती बंद, एकदम बंद। सर कंपोनेंट की जहां तक बात है, कंपोनेंट 5 तरह के हैं, अभी मैं कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट आर ऑफ 5 टाइप्स, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रैप, रैप मतलब रैप रैप यो यो, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अच्छा, 2 लोग परफॉर्म करते हैं, हाँ 2 लोग रैप करते हैं, एंटिटी अपना रैप खुद करना है उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, और ऑडिटर भी रैप परफॉर्म करेगा, मतलब दोनों रैप करेंगे, हाँ एंटिटी भी रैप करेगी, ऑडिटर भी रैप करेगा, हाँ। एक एंटिटी का रैप है, हाँ जी, एक ऑडिटर का अपना, अरे देखो ना यार, एक ऑडिटर का अपना रैप है, हाँ हाँ, ये ऑडिटर का रैप है, हाँ अभी पढ़ेंगे इसे। अच्छा अच्छा, ये एंटिटी का रैप है, हाँ अच्छा ठीक है सर, समझ आ रही बात। अच्छा और बताइए सर, प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अच्छा तीसरा कंपोनेंट है, हाँ इस सब पे चर्चा होगी डिटेल में, धैर्य बना के रखिए और पढ़ाई बिल्कुल सिंसियरली करिए। चौथी बात है कंट्रोल एक्टिविटीज, पांचवा है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। बहुत हाई चांस है कि एक क्वेश्चन यहां से बनेगा मई 2022 में। चलिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रैप, प्रोसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, पहले समझते हैं, थोड़ा डीएनए करते हैं, और डीएनए करने के बाद फिर इत्मीनान और आराम से नोट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नोटिंग इज नॉट प्राइमरी, नोटिंग इज सेकेंडरी। सर मैं एक बात कहता हूं, सबसे पहला कंपोनेंट मैंने प्रोसेस में इस तरीके से डाला भी कि आपको कंफ्यूजन ना हो, एस्पेक्ट के अंदर भी फिर मैं फैमिली ट्री बना देता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अलग-अलग पढ़ते हैं, 3 4 5 लेक्चर, तब दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार क्या-क्या चीजें बार-बार आ रहा है, तो इसका एक फैमिली ट्री बना देते हैं इसलिए। तो शुरू करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट से, कुछ बातें करेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी समझते हैं, शुरू करते हैं। सर किसी भी एंटिटी में, इसे भी आराम से कर लो, किसी भी एंटिटी में मैं आपसे पूछता हूं कंट्रोल एनवायरनमेंट कब होगा? व्हेन देयर विल बी कंट्रोल एनवायरनमेंट। जैसे कई बार आपने सुना होगा, आपके घर वाले कहते होंगे कि यार उनके घर में ना कोई कंट्रोल नहीं, किसी के ऊपर कोई माहौल नहीं उनके घर में पढ़ाई का, अरे उनके घर में कोई मतलब नहीं जाने का, वहां कोई तरीका ही नहीं है। तो कुछ लोग हमारे लिए बोलते होंगे ऐसा, ठीक है, बच्चों पे कंट्रोल नहीं है। सर एंटिटी के साथ भी तो ऐसा ही है, एंटिटी के साथ भी तो ऐसा ही है सर, एंटिटी के अंदर भी तो कंट्रोल एनवायरनमेंट होना जरूरी है सर। अगर एंटिटी के अंदर कंट्रोल नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? सर कोई एग्जांपल दीजिए, कोई एग्जांपल दीजिए। अगर पढ़े लिखे लोग रखोगे, कंपिटेंट एजुकेटेड स्टाफ रखोगे तो कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा। अगर टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन होगा, टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन होगा, टीसीडब्ल्यूजी मतलब टॉप मैनेजमेंट। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। देखो यार, टीसीडब्ल्यूजी का ना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, टीसीडब्ल्यूजी की अपनी अलग बात होती है, जो आपके टॉप मैनेजमेंट होंगे, सीएफओ हो या एमडी हो या सीईओ हो, इनका सर एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग लेवल का नॉलेज होता है। तो अगर ये मैनेजमेंट, अगर ये आपके पार्टिसिपेट करते हैं आपके अफेयर्स में, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत बेहतर बनती है। और एम्प्लॉई के ऊपर भी सुपरविजन रहता है कि हमें टीसीडब्ल्यूजी सुपरवाइज कर रहा है, हमसे चीजें पूछेगा, हमसे पूछताछ करेगा, हम उसके लिए जवाब देंगे। रादर देन किसी बिजनेस में अगर टीसीडब्ल्यूजी पार्टिसिपेट नहीं करता, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है, बिजनेस एम्प्लॉय चला रहे हैं आप, देखो कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉय बिजनेस चलाते हैं, उस चक्कर में जब टॉप मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता तो फिर वहां चोरियां होती हैं, फिर वहां मिसयूज होता है एसेट्स का, फिर वहां गड़बड़ियां होती हैं, वहां लीकेज ऑफ रेवेन्यू होता है, और अल्टीमेटली बिजनेस बंद हो जाता है, अल्टीमेटली बिजनेस बंद हो जाता है। तो सर टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन जरूरी है, पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है, ड्यूटीज का सेग्रीगेशन होना जरूरी है। साथ में एक बात मैं आपको बताऊं, हर बिजनेस की अपनी कुछ इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज होती है। जैसे आप इंडस्ट्री वाइज बात करें, आप टाटा को देखिए, टाटा की अपनी एथिकल वैल्यूज है सर, है, तो टाटा उन्हें कंप्लाई करता है, टाटा उन्हें कंप्लाई करता है। जैसे आप बाहर बाहर देखेंगे तो बाहर इज वेरी कॉमन, इंडिया से बाहर भी जो कंपनीज हैं वो बड़े एथिकल तरीके से काम करते हैं, और कई बार मतलब उनके लिए चीजें ऐसी होती है कि हमारी ये वैल्यूज है। कभी आप किसी वेबसाइट पे जाके देखें बड़ी लिस्टेड कंपनीज में, तो उसमें लिखा होता है आर वैल्यूज, तो कई बार सिर्फ लिखा होता है, कई बार वैल्यूज को कंप्लाई भी करते हैं वो, कई बार लिखा होता है, कई बार वैल्यूज को कंप्लाई भी करते हैं। तो सर क्या एक एंटिटी की अपनी खुद की एथिकल वैल्यूज हैं? क्या वो एथिकल वैल्यूज अपने एम्प्लॉइज को सिखा रहे हैं? क्या एम्प्लॉइज एथिकल वैल्यूज को मान रहे हैं? क्योंकि सर क्या होता है, देखो जिस एंटिटी की अपनी एथिकल वैल्यूज होंगी, जो जो चीजों को एक इंटीग्रिटी तरीके से सिस्टमैटिक सिंसियरिटी के साथ करेगा, वहां रिस्क कम होगा, कंट्रोल स्ट्रांग होगा, वहां आपको ना थोड़ा फिकर करने का मतलब आप कह सकते हैं लोड कम है, क्योंकि आपको पता है ये लोग बड़ी एथिकली काम करते हैं कि अपनी वैल्यूज और वैल्यूज को पूरा करते हैं। तो सर उस सिचुएशन में ना हम मान के चलते हैं देयर इज अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, देयर इज अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। कुछ और भी छोटे मोटे पॉइंट सब पे बात करते हैं, चलिए देखते हैं दिक्कत। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। क्या एथिकल वैल्यूज बनाई गई हैं? क्या उसे अपने एम्प्लॉय को आप कम्युनिकेट कर रहे हो, और क्या उसे माना भी जा रहा है या नहीं? भैया एथिकल वैल्यू ये नहीं कि आपने फोटो लगा दी रेस्टोरेंट ऑफिस में, वहां पे तीन फोटो लगी हुई है और ये हमारी एथिकल वैल्यूज है, वेबसाइट में डाल दी एथिकल वैल्यू है। एथिकल वैल्यूज को बनाना, उसको कम्युनिकेट करना और उसे इंप्लीमेंट करवाना एम्प्लॉय से, वो जरूरी है, वो जरूरी है। सर आप कंपीटेंट लोगों को रखें जो उस जॉब के लिए वेल इक्विप्ड हो, पैसा बचाने के चक्कर में अनस्किल्ड
इनकम्पीटेंट लोगों को ना रखें, अगर इनकम्पीटेंट लोग होंगे तो इंटरनल कंट्रोल वीक ही होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा सर टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। देखो मैं आपको दो बातें बताता हूं हमेशा, समझना इस बात को। मैनेजमेंट अलग होता है, टीसीडब्ल्यूजी अलग होता है। मैनेजमेंट अलग है, टीसीडब्ल्यूजी अलग है। टीसीडब्ल्यूजी जो स्ट्रेटजी बनाता है टॉप मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कौन है? टीसीडब्ल्यूजी पॉलिसी को मानता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बता। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस किसका पार्ट है? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी? सीएफओ, सीएफओ इज द पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है। एमडी, ठीक ठीक। जीएमटी क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम बता रहे हो, 5.5 घंटे प्लस। ठीक है, अब सुनो कॉर्पोरेट लेवल वाले में उस पे आ रहा हूं, बात कंप्लीट कर रहा हूं। क्या नाम भाई साहब आपका? दिलशाद का। क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूं। एसेट 260 और 265 ये मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को लेकर हैं, लेकिन आपके सिलेबस से हट गए दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यवश मैं देखो, मैं हमेशा कहता हूं जो नॉन स्टैंडर्ड हटे वो हटने नहीं चाहिए थे, क्योंकि यार अंडरस्टैंडिंग की बात थी। बल्कि एक आधा चैप्टर यहां से कम कर देते कुछ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, अब जो है वो ठीक है। तो नॉ स्टैंडर्ड हटने नहीं चाहिए थे। और मैंने एक आध बार फेस टू फेस में पढ़ाए बच्चे, हाँ सर हमें पढ़ा दो, तो मैंने दो तीन स्टैंडर्ड पढ़ाए बच्चे, सर अब सर ठीक है सर, अब बैच को खत्म करो, हमें इतना नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, जितना था उतना काफी था। मैंने कहा ठीक है सर, फाइनल में सारे स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, फाइनल में सारे स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। देखो सुनो ध्यान से, अरे सुनता रहिए यार। मैनेजमेंट अलग होता है, टीसीडब्ल्यूजी अलग होता है, लेकिन एक बात बताना जरा मुझे। अरे 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 एक बात बताना, एक बात बताना। दुकान में प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी अलग होगा क्या? मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी अलग होगा, सेम होगा दुकान के अंदर, सेम होगा। आपको पता है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के सेम होने के फायदे भी और नुकसान भी है। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के सेम होने के फायदे भी और नुकसान भी है, बताओ सर। क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो है नहीं, नुकसान बताओ पहले। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो है नहीं, काम का बंटवारा तो है नहीं, खुद ही बना रहे हो, खुद ही सुपरवाइज कर रहे हो, तो आपने खुद की गलती ढूंढ सकता नहीं, आपने खुद की गलती ढूंढ सकता नहीं। अगर एक दुकान में रिपीट कर सुनना, अगर दुकान में मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी सेम ही आदमी होगा, अगर मेरी दुकान में 100 प्रोप्राइटर हो तो मैं ही मैनेजमेंट और मैं टीसीडब्ल्यूजी, तो हम अपने काम को चेक नहीं कर पाएंगे सर। तो सबसे बड़ी कमी होती है सर, दिस इज एन इशू छोटे बिजनेस में। ये इशू है बहुत बड़ा कि हम ना अपने काम को चेक नहीं कर पाते, हम खुद ही पॉलिसी बना रहे हैं, खुद ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, खुद ही फॉलो भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो सर वहां इंटरनल कंट्रोल वीक होता है। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, मेरी बात सुनना, इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस TCWG and management is same. Therefore, the internal control is comparatively weak. Comparatively weak. बात तो सही है सर। अब एक बात आपको बताता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट TCWG के सेम होने के फायदे भी हैं कि कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज क्या होता है ना, आप सीनियर अकाउंटेंट कोई और बात कर रहा है, सीएफओ कोई और बात कर रहा है, मैनेजर फाइनेंस कोई और बात कर रहा है, तीन लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, पता चला तीनों एक टाइम पे अप्रोचेबल नहीं है, सीएफओ से आप मिल नहीं पा रहे हो, तो सही बता रहा हूँ दिक्कत होती है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ दिक्कत होती है सर, बहुत दिक्कत होती है। वो आपको एविडेंस नहीं दे रहा है, आप गए सीनियर मैनेजर फाइनेंस के पास, कह रहा सर करवाता हूँ, अरे अभी करवाता हूँ, 2 दिन निकल गए, वाउचर मिलेगी आज तक। आप सीएफओ के पास गए, सीएफओ अवेलेबल नहीं है, आपको क्या लिस्टेड कंपनी सीएफओ आपके लिए बैठा, हाँ जी आपके लिए बैठा रहता है, आ जाओ। बोले सर सीएफओ तो सर मीटिंग में, सर वो तो इस मीटिंग में, भाई होता है, दिक्कत होती है, दिक्कत होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात, क्या TCWG इंडिपेंडेंट है क्या मैनेजमेंट से? समझना बच्चों ध्यान से, मतलब आज का जो सेशन है ना इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज मोर ऑफ अ मैनेजमेंट टाइप सेशन। यू विल फील लाइक यू आर स्टडीइंग सम बिजनेस स्टडीज, समथिंग लाइक दैट। आपको बीच में ऐसा लगेगा, ठीक है हाँ बीएसटी तो मतलब हाँ लगेगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं चीजों को। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस स्टैचू का मतलब होता है ऑरा होता है, मतलब इतने सालों के पास एक क्वालिटी होती है उनके अंदर कि वो अपनी चीजें शेयर करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, किस हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट है। सर अगर TCWG का पार्टिसिपेशन ही बहुत कम है तो मैं नहीं मानता वहां एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट हो सकता है, नहीं होगा सर। ठीक है, एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं होगा। ये चैप्टर जब से स्टार्ट हो बस यही लग रहा है। बिजनेस स्टडी में आप रिस्क पढ़ते हैं, मुझे आज पता चला कोई 3 तरह के रिस्क, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चौथी बात सुनिए, चौथी बात, सर क्या TCWG, अरे यार क्या TCWG मैनेजमेंट के एक्शंस को चेक करता है क्या? मैनेजमेंट अगेंस्ट एक्शन लेता है क्या? क्या TCWG ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करता है क्या? क्या TCWG इंटरनल ऑडिटर से पूछता है कहां कमी थी, कहां सुधार की जरूरत है? क्या एक्सटर्नल से बात करता है क्या? क्योंकि सर TCWG के होने से नहीं होगा ना, TCWG के एक्सपीरियंस होने से होगा नहीं। TCWG का इन्वॉल्वमेंट कितना है, उसके एक्शंस कैसे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से परस्यू कर रहा है मैनेजमेंट को, किस तरीके से मैनेजमेंट काम को चेक कर रहा है, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, वो मैटर करता है सर, वो मैटर करता है सर। किसी 35 साल वाले एक्सपीरियंस के सीएफओ होने से नहीं चलेगा आपकी कंपनी में। उस सीएफओ का इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो मैनेजमेंट काम को कैसे चेक कर रहा है, उसका इंटरेक्शन कैसा ऑडिटर के साथ, वो मैटर करता है। तो सर TCWG एक जगह पे है, इट डजंट मैटर। TCWG को लेकर 3-4 बातें चेक करिए, क्या वो मैनेजमेंट से अलग है, पहली बात, क्या वो एक्सपीरियंस है, दूसरी बात, कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है, तीसरी बात, और किस तरीके से वो मैनेजमेंट के साथ चल रहा है और किस तरीके से मैनेजमेंट काम को सुपरवाइज कर रहा है और क्या उसकी बातचीत है ऑडिटर के साथ। एक बात आपको बताता हूं, हर एंटिटी की अपनी पॉलिसी होती है, एक ऑपरेटिंग स्टाइल होती है। मैं आपको बताता हूं, ये मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। कुछ एंटिटीज होती है वेरी एग्रेसिव, दे आर वेरी एग्रेसिव, मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव, ठीक है बहुत एग्रेसिव, रिस्क टेकिंग बहुत एग्रेसिव, पैसा नहीं दे तब भी ऑर्डर ले रहे हैं, लोन उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं वेरी एग्रेसिव। कुछ एंटिटीज होती हैं दे आर वेरी कंजर्वेटिव, पुराने तरीके से काम चल रहा है, उनके अपने सेट सप्लायर्स हैं, उनके अपने सेट स्टैंडर्ड कस्टमर्स हैं, उतना रेवेन्यू कमा रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, बस वैसे ही चलना है उनको ना रिदम ब्रेक नहीं करनी, उनको ना रिदम ब्रेक नहीं करनी। ऐसी बहुत सारी कंपनी है इंडिया में अच्छा खासा काम करती है, वो अपने सेट तरीके से बहुत खुश है, वो कह रहे हैं ऐसे ही काम करना है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव काम नहीं करते, ऐसा नहीं उनके पास काम नहीं, बहुत काम करते हैं, लेकिन वो ना बहुत एग्रेसिव नहीं होते, कह रहे ठीक है जो हमारा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब
एक होते हैं मॉडरेट, जो काम भी करते हैं, टाइम टाइम पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो वेरी एग्रेसिव नहीं होते, वो वेरी एग्रेसिव नहीं होते, दे आर मॉडरेट, कंजर्वेटिव भी नहीं, एग्रेसिव भी नहीं है। मैं एक बात आपको बोलूं, समझना मेरी बात ध्यान से। क्या होता है सर, मैं मतलब इसे एक अलग मोड में नहीं ले जा रहा हूं, एग्जांपल्स देकर मैं आपको चीज समझा रहा हूं। जो एंटिटी जितनी ज्यादा एग्रेसिव होगी वो उतने ज्यादा रिस्क लेगी, और जो रिस्क ज्यादा लेगा उस केस में उसके कंट्रोल में रिस्क ज्यादा होगा। हो सकता है सर वो अपने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल से भी कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि सर रिस्क कितना लेगी, डेट इतना लेगी, खर्चा इतना करेगी, हो सकता है उसके फाइनेंशियल में गड़बड़ी निकले, हो सकता है उसके फाइनेंशियल में गड़बड़ी की गई हो सकता है कंट्रोल में कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, क्योंकि दे आर वेरी एग्रेसिव, दे आर वेरी एग्रेसिव। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के काम करने के तरीके से चीजें समझ में आती है कि यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ ऐसा, यहाँ वैसा है। तो उनकी क्या अप्रोच है, उनके क्या एटीट्यूड या एक्शन है टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार आप देखना, आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे, कुछ एंटिटीज ना ऐसे ऐसे शो करते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, यार ठीक है यार, ब्लू स्टैंडर्ड आया, एएस आया, इंडिया आया, आपने क्या किया, अरे ठीक है, मतलब उनका अप्रोच ही नहीं है यार। वो मतलब उनका एक बिहेवियर आपको बता देगा कि गड़बड़ है। आप ये बात ऐसे 240 के अंदर ही पढ़ेंगे कि जब मैनेजमेंट अपनी बुक्स खराब करता है उसे बोलते हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफएफआर, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बुक्स में फ्रॉड करते हैं, बुक्स में किताबों का फ्रॉड, किताबों का फ्रॉड। तो ना उसका एक रीजन होता है ये भी कि मैनेजमेंट इज सो रेकलेस, इतना बेपरवाह मैनेजमेंट कि ठीक है देख लेंगे यार, कर लेंगे यार, अरे ठीक है यार, क्या हो गया, इंडिया ऐसे बहुत ऐसा रहते हैं, वो देखें। तो ये अप्रोच भाई कंट्रोल को वीक बनाएगी, और कहीं ना कहीं कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक होगा। ठीक है, अभी तक 4 चीजें पढ़ाई। एथिकल वैल्यूज को बनाओ, कम्युनिकेट करो और इंप्लीमेंट करो, कंपिटेंट लोगों को रखो, टीसीडब्ल्यूजी है, इंडिपेंडेंट है, मैनेजमेंट से अलग है, एक्सपीरियंस है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से मैनेजमेंट को परसीव कर रहा है, कैसा इंटरेक्शन होल्डर के साथ, मैनेजमेंट की वर्किंग स्टाइल क्या है, ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, वो देखिए। मैं आपको बताऊं, आपको चीजें समझनी होगी, क्योंकि अभी कंटेंट आपने कल भी पढ़ा पिछली क्लास में सैटरडे को, अभी आज पढ़ोगे, थोड़ा बहुत कल भी पढ़ोगे, इतना कुछ पढ़ लो खिचड़ी पक जाएगी, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। हम ना इसमें सिर्फ ये नहीं कर सकते पॉइंट पॉइंट पढ़ लिया या मैंने आपको पॉइंट पॉइंट लिखवा दिए, सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होगा, सिर्फ लिखने से भी नहीं होगा, हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा, 4-5 बार करेंगे तब दिमाग में कैसे होगा। ठीक है, शॉर्टकट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि मैं विशेष चीज कहता हूं, जितनी 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 इजी टॉपिक्स होते हैं बच्चा उतना लापरवाही करता है, और सबसे ज्यादा बाहर होता है सर। और देखिए, मैंने आपको बताया फिर क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया गया है क्या, अगर प्रॉपर हायरार्कीज बनाकर, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर बनाकर, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बनाकर अगर आप सिस्टमैटिक काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ऊपर भी पॉइंट लिखा आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, मतलब किस तरीके से आप चीजें प्लान कर रहे हैं, कब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग कैसी होती है, बेसिक सिस्टम तो होता है ना, किस तरीके से हम चीजें प्लानिंग करेंगे, ये चीजें हम एग्जीक्यूट करेंगे इतने दिनों के अंदर। तो इस चीज को आप समझिए, क्या उनका अपना फ्रेमवर्क है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखो, किसी ने पूछा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोल से क्या मतलब, मेरे भाई अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो उसका सीधा इम्पैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे आएगा। तो ये बात तो आप देखेंगे ना कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड या बिहेवियर क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ। अगर मैनेजमेंट रेकलेस है, बेपरवाह, तो इट विल इम्पैक्ट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। और कहां से ढूंढ लोगे आप, यहाँ आप अप्रोच और बिहेवियर देख रहे हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर होता। यहाँ इंटरनल कंट्रोल देखने वक्त, तो अल्टीमेटली कंट्रोल देखते वक्त आपको तो देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का बिहेवियर क्या टुवर्ड्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अच्छा ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है लास्ट वाला, ह्यूमन रिसोर्स में प्रॉपर प्रमोशन दो, कंपेंसेशन दो, रिक्रूटमेंट प्रॉपर करो, ठीक है ना, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, रेमेडियल एक्शंस लो, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, टाइम टाइम पे इवैल्यूएशन, प्रमोशन दो, सेटिस्फाइड और बढ़िया स्टाफ रहेगा तो बढ़िया मन लगा के काम करेगा, कंट्रोल स्ट्रांग रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है जी, कितने पॉइंट हो गए बच्चों, 7 पॉइंट है मेरे ख्याल। पहला पॉइंट क्या था, इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज। दूसरा पॉइंट क्या था, जल्दी जल्दी बोलो, इंटीग्रिटी मैंने बोल दिया, सेकंड बोलो, सेकंड कंपीटेंट स्टाफ, कंपीटेंट स्टाफ। अभी सिर्फ एक एक पॉइंट पूछ रहा हूं, ठीक है, एक दो दो वर्ड। तीसरा क्या था, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी। अच्छा, चौथा बताओ, फोर्थ ऑपरेटिंग स्टाइल, मैनेजमेंट का बिहेवियर। पांचवा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। छठवां अथॉरिटी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। ठीक है, पहला बेटा निपट गया, अरे मतलब कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट का पहला बेटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया मतलब पहला बेटा कंप्लीट हो गया। क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसको गलती नाम दे दिया हमने, हमने इसके पहले बेटे को समझ लिया है। अब हमें समझ में आ गया है कि इसका पहला बेटा कैसा है और ये क्या कहना चाहता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कह रहे हैं भाई साहब, एक बच्चा कह रहा है खुद तो वो खाते हो क्या स्प्राउट्स, खुद तो सैलेड खा रहे हो, फ्रूट, हमें कह रहे हो लड्डू बेटे खा लो। ये भी ठीक, मैं लेकिन मैंने 6 किलो के आसपास कम कर लिया बच्चों। ठीक है, अब और 4-5 किलो कम करना है, बस ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यथार्थ में ज्वाइन कर रहा है, यथार्थ मैंने 6 किलो कम किया, यथार्थ ने पूरे, आपको पता है हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था कि हम वेट कम करेंगे, यथार्थ ने पूरे 150 ग्राम कम किया अपना वजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख देखो, हमारे गांव में बहुत मारापीटी चल रही थी स्टैंड टू इलेक्शन। देखो जी, दूसरा सुनो, हाँ आज मैं टेंपल गया था, बच्चे पूरे पूछ रहे, बच्चों को भरोसा नहीं कि आदमी टेंपल भी जाता होगा। एक दिन मेरे फेसबुक बच्चे मुझे कह रहे सर आप कभी मंदिर गए हो। मैं कहा भाई क्या लगता है तुझे, नास्तिक आदमी नहीं हूं मैं। ठीक है, हाँ इन सब में अपडेट करना चाहिए था। चलो बहुत बढ़िया। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रिस्क असेसमेंट आए थोड़ा पॉइंट सर, रैप रैप, ये कौन सा रैप है, एंटिटी का रैप। सर रैप में होता क्या, रैप मतलब क्या होता है रैप में, बता दो। 4 बातें बस है, इतना सा टॉपिक है। चलिए तो बहुत छोटा बेटा निकला, हाँ बहुत छोटा है। बच्चों आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चैटवा बंद हो गया हुआ, ऐसा कैसे हो गया भाई है। चलो भाई देखिए, उम्मीद करता हूँ
ठीक है, अरे पता नहीं चैट बंद हो गया, चलो ये कैसे लिखा है काश, ठीक है। देखो ये चार चीजें, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल बच्चे, बहुत सिंपल। चार बातें बताओ जल्दी बताओ। क्या एंटिटी का अपना रैप है, मतलब रैप मतलब क्या एंटिटी अपने रैप को आइडेंटिफाई करती है, रिस्क को, इसको तेज लगेगा ये, समझो ये बात। सर मेरे बिजनेस में ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि रिस्क है या नहीं। आप एक बिजनेस चला रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है। अगर अनअकैडमी को फाउंडर्स अनअकैडमी चला रहे हैं तो ये उनकी उनकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी उनकी होगी कि वो अपना रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क कैन बी ऑफ एनी काइंड, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ प्रोडक्ट, हाई सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, कोई हो सकता है सर। तो बिजनेस रिस्क कैन बी ऑफ एनी टाइप। बिजनेस रिस्क का मतलब पता क्या होता है? बिजनेस रिस्क हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे 315 स्टैंडर्ड के अंदर, मतलब जो आपके आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, हो सकता है उस रिस्क के कारण कहीं आपका जो आपके ऑपरेशन है वो खतरे में ना पड़ जाए, तो वो होता है बिजनेस रिस्क। देखो भाई मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर कोई एंटिटी अपने बिजनेस रिस्क को पहचानती है, उसे समझती है, उसका असेसमेंट करती है, तो आप मानेंगे एंटिटी का अपना रैप है, एंटिटी का अपना रैप है। क्योंकि सर एक बात ध्यान रखना, जिस एंटिटी का रैप होगा उस एंटिटी में रिस्क कम होगा, जिस एंटिटी का रैप होगा उस एंटिटी का रिस्क कम होगा। तो सर एक बात बताओ, सिर्फ रिस्क को पहचानना पड़ेगा क्या? ना, चार बातें। रिस्क को ढूंढो, रिस्क है कहां, आइडेंटिफाई करो रिस्क को। अगर मिल जाए तो ये देखो कितना सिग्निफिकेंट है। छोटा मोटा रिस्क बोले ये कल को रिस्क बन सकता है, अगर कहते बोले टेक ओवर कर लो, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी टेक ओवर कर चुकी है भाई, बहुत सारी पोजीशन तैयार कराओ, आओ बेटा तुम्हें समझते, कोई दिक्कत नहीं भाई। रिस्क है या नहीं? रिस्क है तो कितना, सुनो, रिस्क है तो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, और उसका लाइक्लीहुड, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी आपको लग रहा है, अभी आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल सुनना मेरी बात बच्चे, कि आप ना कोई चीज बनाते हो, ठीक है, वो इंपोर्ट होता है बाहर से। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स वियर बनाते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स वियर, एडिडास बनाता है, एडिडास कोई इंडियन ब्रांड है, स्पोर्ट्स वियर बनाता है, बाहर से पॉलिस्टर इंपोर्ट करता है। अभी पॉलिस्टर आना बंद हो गया फॉर एग्जांपल, तो अभी कपड़े बनने बंद हो गए पॉलिस्टर के, पॉलिस्टर यूज होता है स्पोर्ट्स, आपको पता है स्पोर्ट्स वियर में पॉलिस्टर आना बंद हो गया तो स्पोर्ट्स कपड़े बनने बंद हो गए। तो यार ये बिजनेस है भाई, ये बिजनेस है। ये देखो कि कब कब हो रहा है, फ्रीक्वेंसी 5 साल बाद एक बार अभी हुआ है कि हम बाहर से मंगवाए थे, फॉर एग्जांपल यूरोप से मंगवाए थे, ठीक है, तो नहीं आ रहा है पॉलिस्टर, यूरोप से पॉलिस्टर नहीं आ रहा है, बार बार बंद हो रहा है, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 1 महीने में। तो ये इशू मेजर है ना। तो फिर देखो यार क्या दिक्कत हो रही है, क्या यूएसए से मंगवा सकते हैं क्या, या यहाँ से मंगवा सकते हैं, वियतनाम से, सिंगापुर से, या कहीं से। तो ये देखना पड़ेगा। रिस्क को पहचानो, कितना सिग्निफिकेंट है ये देखो, फ्रीक्वेंसी क्या है, रिस्क की फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखो, और क्या एक्शन ले रहे हो या क्या एक्शन ले सकते हो वो जरूरी है सर। चार बातें, आइडेंटिफाई द रिस्क, assess the significance, estimate the likelihood and the remedial actions to be taken। अगर ये चार चीजें हैं तो एंटिटी का अपना रैप होगा। समझ लो चार चीजें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, लाइक्लीहुड का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और चौथा हमारी एक्शन क्या है। दिस इज एंटिटी का रैप, ठीक है बच्चे, कह बिल्कुल भी जरूर यहां पे टीका लगा के एंटिटी का रैप, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। वो एक मूवी देखे तो मस्त गाना गा रहा है, आज मुझे रात, हाँ माता का ईमेल आया है, असल बात की मूवी थी, माता ने मुझे फेसबुक पर बुलाया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क, सिग्निफिकेंस, लाइक्लीहुड, एक्शन। सही बात है, पहचानो रिस्क को, सही बात है, देखो रिस्क है नहीं, मिल जाए तो कितना सीवियर है और कब कब हो रहा है और क्या एक्शन लोगे ठीक करने को, ये हो गया, हो गया आ लगा दो, ठीक है। दो बेटे नहीं, दो नहीं, दो बेटों को समझ लिया हमने, दो बेटों को समझ लिया हमने, ठीक है। अरे रैप में कुछ भी नहीं है सर, यो करेंगे जाके वहां पे, हाँ यो मत करा, वरना यो मिलेगा अगले 6 महीने में, यो कोई दिक्कत नहीं। कुछ गणमान में डालेगा, हमारी भी उपस्थित नहीं है, उपस्थित होते अपना अपना अनुभव के साथ साझा करते हैं, ठीक है। चलिए तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रितेश भाई आए, रितेश भाई ने अपने बहुत ग्रुप दिए हुए, रैंक की उम्मीद है पूरी, तो इनकी काफी अच्छी, मतलब अच्छी बातचीत है दीदी के साथ। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला पॉइंट। बच्चों ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम का टाइटल गलत है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का टाइटल गलत है, ठीक है। फिर टाइटल क्या है बताता हूं। आजकल वो आ रहे हैं, टिल्लू आती कभी-कभी देखती है, बहुत पढ़ाई का बहुत चक्कर है, ओ माय गॉड इतनी पढ़ाई, मैं तो जीवन में इतनी पढ़ाई, तुरंत निकल लेती है बेचारी, ठीक है। मतलब फिर अगली बार आती है 8-10-12 क्लास के बाद, कह रही इतनी पढ़ाई, मैं तो 12 क्लास, ओ माय गॉड तो 12 क्लास खत्म हुई मेरी, कह इतनी पढ़ लूंगी तो टॉप ना कर जाऊं। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। वो ऑडिट करने के लिए आती है, सर ठीक से ऑडिट, ठीक से पढ़ा नहीं पढ़ा, हाँ नाउ आई ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ओके अब रिपोर्ट सही दूंगी, निकल लेती है, सही बात। देखो भाई एग्जामिनेशन तो आना चाहिए, सही बात, इंटरनल कंट्रोल, ये मैं बच्चों को देखता हूं, सोचता हूं ऑडिटर बनेंगे, अरे भगवान मुझे आएंगे जीवन के। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे भी बनी गए थे। बच्चों क्या होता है, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है, बता रहा हूं, 16 मिनट भी बता रहा हूं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन दूसरे के नाम से आ गई, दूसरी दीदी तो खैर 2 साल पहले लेके बैठी थी। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, बिजनेस प्रोसेस की, रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसकी हेडिंग पता क्या होती है, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्टर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कनेक्टेड जो भी बातें समझना, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की हो या कोई और हो, उसको समझने की बात है, उसको समझने की बात है। चलो 2-3 बातें बात करते हैं। किसी भाई ने पूछा था, अभी शायद निखिल ने पूछा ना मेरे ख्याल, सुनना बच्चे ध्यान से, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में और इंटरनल कंट्रोल का इनका क्या नाता है। पूरा नाता है सर, वो नाता यहां पड़ेगा, वो नाता यहां पड़ेगा सर। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आगे और एक दो बारी बातें आएंगी। इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल भी होता है और नॉन फाइनेंशियल भी। अभी तक जो पढ़कर आए आप वो नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल थे, ठीक है ना, ऑपरेटिंग स्टाइल, या कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने इनकम्पिटेंट लोग, मतलब सीधा फाइनेंस से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ी फाइनेंस की बात करेंगे, अब थोड़ी फाइनेंस की बात होगी। देखो मैं आपको बताता हूं 4-5 बातें। सबसे पहली बात, आप ये देखिए कि जो फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी है वो कैसे कम्युनिकेट की जा रही है। मतलब फॉर एग्जांपल आप सब
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप सबकी जॉब लग गई, यहाँ से मान लो 50 चलो 30 बच्चे की एक साथ कैंपस में सबकी जॉब लग गई, वो काम कर रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, बहुत सारी सीए हैं उस कंपनी में, ठीक है, तो सबकी जॉब लगी इसमें, रिलायंस में सब चलिए, ऑडिटर नहीं आप रिलायंस के, आप उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में, गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या समझा रहा हूँ, आप ऑडिटर नहीं आप उसके एम्प्लॉय हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है बच्चे, मजा आया जी, जॉब लगे, मजा आना आपको भी, चलो तो ऐसा सीए जाएंगे, हाँ सीए बना के चल रहा हूँ मैं, ऐसी जॉब नहीं लग जाएगी आपके फाउंडेशन पास में, मतलब अभी जो स्टेटस है, तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो समझिए, देखो भाई, हाँ अभी अभी देखते हैं, ठीक है, सबके अपने अलग अलग काम है, एक डायरेक्ट टैक्स देख रहे हैं 10-15 लोग, कोई डायरेक्ट टैक्स भी देख रहा होगा, रिलायंस की फॉरेन एंटिटी सब्सिडरी उनके साथ भी ट्रांजैक्शन होंगे, 5-7 लोग बैठ के फॉरेक्स भी देख रहे होंगे, फॉरेक्स भी देख रहा होगा, तो 4 लोग बैठ के कस्टम भी संभाल रहे होंगे, कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन भी होगा ट्रांसफर डायरेक्ट टैक्स के अंदर, सर सबके काम बटे हुए ना, सबके काम बटे हुए, तो सर सबसे पहली बात तो क्या, बहुत सिंपल से पॉइंट है, क्या एंटिटी एम्प्लॉय को उसका काम समझा पा रही है, क्या वहां पे काम पे क्लैरिटी है, क्या अगर आपने काम बांटा नहीं तो दिक्कत होगी साहब, आपको इंडिविजुअल रोल बताना पड़ेगा, जी आपको ये करना है, जी आपको ये करना है, जी आपका ये रोल है, बहुत जरूरी है हर किसी को अपना रोल बताना, हर किसी को अपना रोल बताना, ठीक है, अगर आप रोल नहीं बताओगे तो सर खिचड़ी पक जाएगी और अल्टीमेटली गड़बड़ी होगी, ब्लेम गेम चलेगा, जो होता है, मैं कभी वेरी प्रिसाइज कॉर्पोरेट में ही होता है, केओस सिचुएशन नहीं, इसको सर इसने करना था, और सर ये करा गया, और सर मैं तो धर्मशाला, और सर मैं तो क्या होगा, वहां हो जा पड़ा, सब बहाने आ रहे हैं, बोले किसको बोलो भाई, पहले बोल दो, माउंटेन ड्यू क्या सुन लेते हो क्या शाम में, कुछ देखो कुछ भी लगा आज, तो कम्युनिकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी बात एम्प्लॉय को ये बताना पड़ेगा कि भाई आप ना यहाँ पर हो, अगर आप इंडायरेक्ट टैक्स में बैठे हो, तो जीएसटी में बैठे हो, तो इनकम टैक्स वाले बैठे हुए हैं, उनको साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, अब जो इनकम आई है उसमें एक तो फॉर एग्जांपल अकेडमी की बात करो, एक तो फीस है और एक जीएसटी कंपोनेंट है, तो जीएसटी कंपोनेंट तो कमाएंगे ना आपकी, तो थोड़ा सा तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है ना यार, कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तो आप उन्हें बताइए कि आपका वर्क दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करता है, और मैं मानता हूँ तीसरा पॉइंट है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप उसे कैसे टॉप मैनेजमेंट तक लेकर जाओगे, मतलब मैं मानता हूँ तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो आप उसे कैसे टॉप मैनेजमेंट तक लेकर जाओगे, उसका सिस्टम बनाइए, इस अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्टिंग में गड़बड़ी हुई है, कि रेवेन्यू कम बताया कि ये ऐसा किया है, तो आप सीधे सीएफओ को मेल लिखिए, होता है बहुत कंपनी में, आप तुरंत सीएफओ को मेल लिखिए, सीसी कर दीजिए साथ में एमडी को भी, तो प्रॉपर सिस्टम होता है, सिस्टम रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, पहली बात क्या आप उसको उसका काम समझा पा रहे हैं, दूसरी बात क्या उसे बता पा रहे हैं उसका वर्क दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, आप उसे बताइए कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हो आगे रिपोर्ट कैसे करेगा, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे कि ना मैनुअल्स आते हैं, कोई इंस्टीट्यूट के अंदर मिलते हैं, जैसे इंडिया की बुकलेट आई है, वो आपने बुकलेट दे दी अपने स्टाफ को, बेटा ये नया कंप्लायंस करना पड़ेगा इंडिया से, ये नई वो बुक आई, आप गो थ्रू कर लो, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे इंडिया 5.5 नए, उसके सेमिनार भी होते हैं, आपने शायद सुना भी हो, इंस्टीट्यूट भी करवाता है और वैसे भी होते हैं, तो कंपनी पैसे देती है, कहती है इसका सेमिनार हो रहा है, अटेंड करो, तो एम्प्लॉय आता है अटेंड करने के लिए, क्योंकि जब आएगा नहीं जब आएगा तभी तो इंडिया मानोगे, जब आएगा तभी तो फाइनेंशियल बनाओगे, जब खुद ही नहीं पता आपको तो कैसे बनाओगे, सीपी नहीं सीपीई होता है, वो प्रैक्टिशनर्स के लिए होता है, ठीक है, तो ये मैनुअल सही देखिए, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखें, हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखें, देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन चैनल, ये जरूरी है सर, मैं पहले भी कह रहा था आपसे, अगर मैं कह रहा हूं आप फाइनेंस में अभी आपका हुआ है, अभी आपकी जॉब लगी, आप एग्जीक्यूटिव आपकी पोजीशन है या असिस्टेंट मैनेजर हो आप, कुछ भी हो सर, देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन चैनल, ताकि आप चीजें रिपोर्ट कर पाए, एक ऐसा सिस्टम आप बनाएं कि एक एग्जीक्यूटिव भी जो है फाइनेंस का वो सीधे सीएफओ को मेल लिख पाए, सीएफओ अप्रोचेबल होना चाहिए, तो अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होगा तो कम से कम उसको रिपोर्ट कर पाए, अदरवाइज तो सर मैं आपको बता रहा हूं बहुत बार ऐसा होता है एंटिटी कंपनी के अंदर कि आप ना मतलब कम्युनिकेशन का बैरियर है, शायद आपने कभी पढ़ा फाउंडेशन में, कभी +2 में, कभी आपके फाउंडेशन में बैरियर होता है कि सामने वाला पर्सन बहुत हाई पोजीशन में होता है ना, तो ये सोचते हैं यार कि ये हमारी बात सुनेगा क्या मुझसे कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या, तो अपने आप एक बैरियर खड़ा हो जाता है, ये जो अलग-अलग पोजीशंस में होते हैं, तो कहीं न कहीं प्रैक्टिकली बहुत बहुत होता है सर, आप खुद सोचिए कि अगर आप एक एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं किसी कंपनी में, एज एम्प्लॉयी की जॉब लगती है, ठीक है, अब आप एकदम हाईएस्ट पोजीशन से, तो शायद आप बात ही ना कर पाओ, बात करो तो स्टैमर करोगे, रुकोगे, कुछ बोल के बोलना कुछ बोल के जाओगे, ऐसा होता है लिटरली, ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 नॉर्मल, तो देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन चैनल, ताकि एक मैं कह रहा हूं इनफॉर्मल भी मीटिंग हो, कभी लंचेस हो गया, ऐसा हो गया, देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए कि हेजिटेट ना करें एम्प्लॉयी अपनी बात करने से पहले, पॉलिसी मैनुअल ये होता है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल, जैसे इंडिया से पॉलिसी मैनुअल कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, कंपनी आपको बताती है कि इस ट्रांजैक्शन को ऐसे अकाउंटिंग ट्रीट करना है आपने, ये आप पढ़ के आप अकाउंटिंग ट्रीट करो, उसमें क्या दिक्कत है, ये मैंने आपसे कहा था, मैंने अभी आपको पॉइंट बता दिया था कि छोटी कंपनी में कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर कम है, इसलिए वो ज्यादा इजी है, इसलिए कम्युनिकेशन वहां ज्यादा इजी है, छोटी कंपनी में कम्युनिकेशन मच इजियर, वहां स्ट्रक्चर नहीं है, चीजें स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना, अब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी हमने फाइनेंस का बंदा रख दिया, मैं कहा भाई तो सिर्फ फाइनेंस का काम करेगा, तो यार वो सीधे मुझसे बात कर सकता है ना भाई, सीधे मुझसे बात कर सकता है वो, तो वहां पे क्या होता है, कभी उसको डाउट हुआ चीजें क्लियर हो गई, कभी कुछ पूछना है मैंने बता दिया, तो चीजें रुकती नहीं है, कम्युनिकेशन चैनल इजी रहता है, तो वहां पे थोड़ी स्मूथ फंक्शनिंग हो जाती है, पॉलिसी मैनुअल क्या है, अरे लाला एक कंपनी बनाओगे तो अपनी पॉलिसी नहीं बनाओगे, तो पॉलिसी बनाओगे तो उसे बोर्ड में लिख के बोर्ड को बहा दोगे, उस पॉलिसी को जिस जगह जिस रजिस्टर जिस डॉक्यूमेंट में लिखेंगे उसे कहते हैं पॉलिसी मैनुअल, ठीक है, कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती है, चलिए भगवान भला करे आपका, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ माउंटेन ड्यू हो गया बेटा, नींबू पानी पी लिया आपने, चलो बहुत बढ़िया, जल ग्रहण कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, कह रहे भगवान भला करे, शुरुआत मुझसे करे, वाह, कहां से हो जसमीत भाई आप, ओह आपसे शायद पहले भी बात हुई है का तो बार,
उत्तराखंड बात हुई आपसे, उत्तराखंड में कहां से? नैनीताल से। हाँ वो तो पुनीत बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हो, वही कह रहा हूँ, टाइम लगता है ना, वही तो कह रहा हूँ, वही तो आखिरी पॉइंट वही कह रहा है, छोटी कंपनी में इजी है, बड़ी कंपनी में टाइम लगता है। छापी उत्तराखंड से दिला दो यार, फिर एक भीमताल में घर दिलवा दो यार, गुड़गांव से। ओहो ये सब तो ऐसे ही आजू बाजू वाले गुड़गांव वाले, ठीक है। मैं उड़ीसा से हूँ। ओहो उड़ीसा आना हो रहा था, अभी किसी कारण से नहीं आ पाया, कॉन्फ्रेंस थी ना 21-22 को भुवनेश्वर में। पंजाब हूँ, अच्छा बट यूके में सेटल हूँ। अच्छा उत्तराखंड में, मैं कभी तो उत्तराखंड गया, लंदन कहाँ चले गए? तो जीटीवी नगर नॉर्थ दिल्ली, ठीक है। हाँ ये कर लो पहले, नहीं ये कर लो पहले, नहीं कर लो, भी बंद हो जाएंगे फिर पीछे वाले, बाबा बाबा चैट खोल दो बाबा, दम घुट रहा है बाबा, दम घुट रहा है दम। ठीक है देखो, बच्चे कह रहे आप कहां से, मैं आपको दिलों में, आगे बढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया कितने बेटे हो गए? अरे बहुत बेटों को समझ लिया आपने, क्या बात है? नहीं एक पॉइंट और बचा अभी। हाँ ये तो हो गया। उमन कह रहा दिन में कोई और है, आप दिमाग में हो। हाँ हाँ ठीक है, डबल मत रख लेना उसका भी। कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बच्चे काफी पढ़े हुए यार, ये तभी पढ़ाई की। इनको क्या होगा पुलिस की नजरों को? आग लगाए हम लगाएंगे, क्रांति हम लाएंगे, बाबा के प्रकोप से चैट बंद होने को हम बचाएंगे। ठीक है ये भी एक काम। ओहो दीक्षित साहब आगे भैया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। दीक्षित साहब कोई कॉन्टेक्ट लेते हैं गाड़ी चलाने का? अरे भैया सब दिल जले हैं रितेश इस क्लास में, ठीक है अभी लिखवाऊंगा, बताशा थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है चलो जी अब सुनो। बहुत ही मस्ती चल रही है, कोई बात नहीं, अभी तो मैं बताता हूँ। 3 बेटे हो चुके हैं समझने में, कौन कौन जल्दी जल्दी रैपिड फायर जल्दी आंसर दो फटाफट से। हमने आज कंपोनेंट के 3 बेटे कौन कौन से समझे? सबसे पहले हमने समझा कंपोनेंट में, सबसे पहले आज जो हमने समझा बच्चों, वो पहला समझा कंट्रोल एनवायरनमेंट। जल्दी बताइए कंट्रोल एनवायरनमेंट की 7 चीजें कौन कौन सी है? पहला फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रिटी और कौन सी वैल्यूज? एथिकल वैल्यूज। इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज सिर्फ बनाने से होगा क्या? बनाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, और इन्फोर्स करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कंप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है ये आगे ले ली जाए, ठीक है। दूसरा सेकंड 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 कंपीटेंट स्टाफ को रखिए। तीसरा पॉइंट कौन सा था जी? तीसरा पॉइंट जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, तीसरा पॉइंट टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन। क्या देखेंगे? टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी सेम है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए टीसीडब्ल्यूजी में, इंडिपेंडेंट। तो क्या टीसीडब्ल्यूजी का एक्सपीरियंस देखते हैं क्या उसमें? देखते हैं। और क्या देखते हैं? इंडिपेंडेंस और एक्सपीरियंस के अलावा क्या देखते हैं? तीसरा पॉइंट इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट। और क्या वो एक्शन ले रहा है, मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट को चेक कर रहा है, मैनेजमेंट के लिए एक्शन ले रहा है, क्या उसका इंटरेक्शन है ऑडिटर के साथ, ठीक है। कुल मिला के हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट बताइए, फोर्थ पॉइंट ऑपरेटिंग स्टाइल, ऑपरेटिंग स्टाइल, ठीक है। पांचवा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। छठवां पॉइंट 6 पॉइंट अथॉरिटी का असाइनमेंट, सेलिब्रेशन ऑफ ड्यूटी, ये सब, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कौन सी पॉलिसी बच्चों? ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज, जिसमें कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट के साथ साथ प्रॉपर प्रॉपर कंपेंसेशन, प्रॉपर प्रमोशन, प्रॉपर इवैल्यूएशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, ये सब कुछ, ठीक है। ये 7 पॉइंट है। अच्छा बताइए रैप में 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? रैप में 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या लिखेंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस के बाद क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी, लाइक्लीहुड। और चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, रेमेडी एक्शन टू बी टेकन, ठीक है। अच्छा ये बताओ कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी में क्या देखना है? सबसे पहली बात, एम्प्लॉय को उसका काम हम समझा पा रहे हैं या नहीं, इंडिविजुअल रोल रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। दूसरी बात क्या समझानी है बच्चे? दूसरी बात क्या समझाना है? कि आप दूसरे के वर्क के साथ रिलेट कैसे करोगे, दूसरे के वर्क के साथ रिलेट कैसे करोगे, और अगर कहीं कोई एक्सेप्शन है तो उसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाए। साथ में कम्युनिकेशन चैनल कैसे होने चाहिए, क्लोज या ओपन? ओपन। छोटी एंटिटी में कम्युनिकेशन आसान है या डिफिकल्ट है? तो छोटी एंटिटी में इट इज लेस स्ट्रक्चर्ड और मोर स्ट्रक्चर्ड, लेस स्ट्रक्चर्ड। तो कौन से 2 मैनुअल देख रहे हैं हमको साथ में? एक तो पॉलिसी मैनुअल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल, ठीक है। पॉलिसी के डिफॉल्ट 3 बेटे हो गए जी, अब आते हैं चौथे बेटे पे, ठीक है। देखिए ये आया था मेरे ख्याल 2 क्वेश्चन आए थे यार एक एग्जाम में ना, यहाँ 5 में से 5 बेटों में से 2 बेटे आए थे एग्जाम में, मेरे ख्याल नवंबर 20 एग्जाम था, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है, ठीक है। चलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट पिछले 2-3 बार से इंटरनल ऑडिट में ज्यादा मेहरबान था, इंटरनल ऑडिट में पढ़नी है मेरे सेक्टर में, तो मुझे लगता है वहां बहुत ज्यादा मेहरबान हो चुका है, तो खैर वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिर ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस सेक्टर से 2 या 3 क्वेश्चन बनने चाहिए, 2 क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ये आएगा नंबर 20, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल बहुत सिंपल है ये। देखो यार कंट्रोल एनवायरनमेंट से होगा नहीं, सिर्फ रैप से भी कंट्रोल बनता नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिस्पांसिबिलिटी बताने से भी होगा नहीं, जब तक मॉनिटर नहीं करोगे, पांडव है सही बात, जब तक मॉनिटर नहीं करोगे तब तक अच्छा कंट्रोल नहीं हो जाता। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। भैया अकेडमी भी करता है मॉनिटरिंग, कल ही बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, हमने टी शर्ट पहनी है नहीं पहनी है, कहीं टीचर पढ़ाते हुए सो तो नहीं गया, टीचर सो गया, बच्चे सर सर, तो भाई मॉनिटरिंग तो जरूरी है, मॉनिटरिंग तो जरूरी है।
बच्चे वगैरह सर अभी कह सर आप कब करोगे ऐसा? मेरे को कभी नींद नहीं आई क्लास में आज तक, मैं आपको बताऊं। बस एक बार ऐसा हुआ, बहुत पहले की बात हुई। खाना खाया, मैं स्टूडियो में था, बिल्कुल जब नहीं एकदम पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा था, 3-4 साल 4-5 साल पहले, 4 साल पहले की बात। खाना खा के मैं रिकॉर्डिंग करने लगा, सामने कैमरा लगा हुआ है, पढ़ाते पढ़ाते ना बिल्कुल आई स्टार्टेड यॉर्निंग। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। पढ़ाते हुए मैं स्टूडियो से बाहर निकला, मैंने कहा बंद करो स्टूडियो, अब जब भी पढ़ाऊंगा बिना खाए पढ़ाऊंगा। ठीक है, नहीं वो एक्चुअली मन नहीं था उसे रिकॉर्डिंग करने का, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, एक फर्स्ट लास्ट टाइम था। चलिए, अरे स्कूल में तो बहुत सोते हैं यार, स्कूल में सब सोए हैं। इंग्लिश वाले में तो ऐसा पूरी 12th क्लास में मैं मां कोडे में खड़ी, मैं ऐसे ऐसे बुक लेके आराम से सो रहा हूँ, इतनी नींद आती थी भाई कि पूछो मत। ठीक है, एक बच्चे को मैंने पकड़ा फेस टू फेस में वो ऐसे बैठा हुआ है, मेरे को पढ़ता हुआ बैठ कैसे, और थर्ड लास्ट क्लास थी पूरे बैच की। मैं गया उसके पास तो प्लेन पेपर खुला हुआ है, मैं कहा यार फर्स्ट में बैठा हुआ, उठेगा। मैं कहा भाई मैं तो पूरे 4 महीने से समझ रहा कि तू कितना सिंसियर है, किसी से कोई बात नहीं करता, चुपचाप पढ़ाई करता है, बैठ के डेस्क बेंच बनी थी वहां पे, तू पूरे 4 महीने से सो रहा है यार, सुबह क्लास होती थी 8 से 11। बोले नो सर, नहीं नहीं सर आपको ऐसा लग रहा है। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, वही सोचा जो आया तो थर्ड लास्ट क्लास में। चलिए मैंने क्या किया फेस टू फेस शुरुआत में उस टाइम